अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मैं हूँ गजल अशरफ अवान। मैं हूँ हसैन लियाकत। आज गजल की वापसी है और गजल काफ़ी एनर्जेटिक लग रही है, काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत छुट्टी के खराब बाद आई। थी। हाँ, वेलकम बैक गजल। और ख़वातीन हज़रात, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं हमारे पास भी, गजल के पास भी। और इससे पहले कि गजल आपको एक अच्छी खबर बताए, मैं आपको एक चुटकुले वाली खबर बताता हूँ। और थोड़ा सा आपने देखा होगा, एक लेजेंड्स लीग हो रही है और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान वाले मैच का बायकॉट किया था। अच्छा। और वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ वो नहीं खेले थे। उन्होंने शर्त ये रखी थी कि शाहिद खान आफरीदी अगर पाकिस्तान की टीम में होंगे तो हम नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान की टीम ने कहा था कि शाहिद खान आफरीदी हमारी टीम में भी होंगे, डगआउट में भी आएंगे और वो खेलेंगे भी। अब हुआ ये है कि एक मैच जीत के इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। कुछ नेट रन रेट उनके हक में था और पाकिस्तान ने ग्रुप में टॉप किया हुआ है 4 मैचेस के साथ। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने 4 पॉइंट्स के साथ टॉप किया हुआ। तो पाकिस्तान का मुकाबला पड़ गया जो बॉटम की टीम है उसके साथ, और वो है इंडिया। सो पाकिस्तान और इंडिया के माबेन अब सेमीफाइनल खेला जाएगा कल पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक। अच्छा। 4:30 पे देखने वाला होगा। हाँ, देखने वाला होगा। लेकिन गजल, देखने वाली ये बात है कि जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेला था, शायद आफरीदी के उसने बहाने बनाए थे, अब वही सेमीफाइनल खेलेगा। अल्टीमेटली यस, आपकी टीम की अगर परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, आप छक्के चौके लगाते हैं, सबको हराते हैं, तो फिर इंडिया को भी आप मजबूर कर सकते हैं। और वो रविचंद्र तो काफी है उनके ऊपर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और गजल, वो रविचंद्र अश्विन की बात मुझे याद आ गई। अश्विन ने कहा था कि जो पेट्रियोटिज्म है वो आपको अब पैसा डिटरमिन करेगा। अगर कम पैसा है तो पेट्रियोटिज्म ज्यादा होगा, अगर ज्यादा पैसा है तो पेट्रियोटिज्म कम होगा। और एक दफा फिर इंडियन ये साबित कर रहे हैं कि पैसे की गेम है सारी। उनको इंडिया से कोई मोहब्बत नहीं है। पैसा जहां पे कम होगा तो इंडिया के साथ मोहब्बत करेंगे, जहां पे पैसा ज्यादा होगा वो कहेंगे ठीक है हम यहाँ पे पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। लेकिन वही बात है फिर एंड में कि मैच देखने वाला है। मैच देखने वाला, यस, बिग मैच कल देखना मत भूलिएगा। कोई भी देखना मत भूलिए। मैं मैच देखूंगी कल, मैं भी ये कहने वाली थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आपको खुशखबरी देते हैं, क्योंकि अवाम के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि पेट्रोल की कीमत पे बड़ी कमी का ऐलान होने जा रहा है, या फिर इम्कान भी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल 9 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता होने का ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और हाई स्पीड डीजल की बात करूं तो उसमें 3 रुपए 73 पैसे फी लीटर वो सस्ता हो सकता है। जबकि मिट्टी के तेल की बात की जाए तो वो 3 रुपए 55 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। लेकिन चलें, ये थोड़ा महंगा होगा तो पेट्रोल वहां से कम हो जाएगा। और उगरा की जानिब से समरी 31 जुलाई को वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को भेजी जाएगी और वजीर आजम साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की फाइनल मंजूरी भी वही देंगे। और ये भी आपको याद रहे कि गुज़श्ता माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था, 15 जुलाई था शायद। बिल्कुल ऐसी है। और गजल, आपके मुंह में घी शक्कर हो, जिस तरह से आपने बताया कि 9 रुपए कमी होगी, हम उम्मीद करते हैं कि 9 रुपए ही कमी हो, क्योंकि जब कमी की बात आती है तो गवर्नमेंट हिचकिचा के 4-5 रुपए कमी कर देती है 9 बता के, और जब बढ़ाने की बात आती है तो 2 बता के 10 रुपए बढ़ा देते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। हमने देखा है कि हालिया दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हुई हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू इंटरनेशनल प्राइसेस, तो इंटरनेशनल अगर प्राइसेस की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत मिनिमम प्राइसेस हैं। आपके पेट्रोल की प्राइस बहुत ही मिनिमम लेवल पे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, हमारे यहाँ लेवी बहुत ज़्यादा लगती है, फिर IMF के टैक्सेस होते हैं और बहुत सारे और टैक्सेस होते हैं, और सारे के सारे टैक्सेस हमने क्योंकि पेट्रोल से ही इकट्ठे करने होते हैं, बाकी तो हम FBR वाले इतने टैक्स इकट्ठे करते नहीं है। तो इस वजह से वो सारा बोझ आ जाता है जिन लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको देता हूँ। आज सारी अच्छी खबरें, पहले इंडिया पाकिस्तान की खबर, फिर पेट्रोल वाली खबर। अब मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट बनाने वाले जो अफराद हैं जिनको ख्वाहिश है कि वो पासपोर्ट बनाएं, वो होशियार हो जाएं, क्योंकि उनके लिए कमी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा नौसरबाजों की। क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर शहरियों को लूटने वाला एजेंट माफिया बेनकाब हो चुका है। जालसाज एजेंट्स लोगों को तेज़ रफ्तार और आसान पासपोर्ट की झूठी यकीन दहानी करवा कर भारी रकूम वसूल कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने शेखुपुरा में पासपोर्ट ऑफिस पर कामयाब कार्रवाई करते हुए बदउनवानी में मुलव्विस एक मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान FIA ने बताया कि छापे के दौरान दफ्तर के बाहर गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले आज 8 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जो एजेंट्स थे, काम क्या करते थे, ये शहरियों से भारी रकूम लेकर पासपोर्ट के अमल को फौरी और आसान बनाने का झांसा देते थे। कार्रवाई के दौरान पासपोर्ट ऑफिस के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हिरासत में लिया गया, जिन पर एजेंट्स को दफ्तर में दाखिले और गैर कानूनी सरगर्मियों में मावनत फराम करने का इल्ज़ाम है।
FIA हुक्काम के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट्स के दाखिले पर पहले ही पाबंदी आयद थी। इसके बावजूद एक मुनज़्ज़म नेटवर्क अरसा दराज से खुफिया तौर पर सरगर्म था। हुक्काम ने शहरियों को मुतनब्बे किया कि वो एजेंट से पासपोर्ट के सिलसिले में किसी भी किस्म का लेन देन ना करें और सरकारी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए खुद पासपोर्ट ऑफिस से रुजू करें। अच्छा, ये तो आप अभी शेखुपुरा से बता रहे हैं ना। अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने कराची से भी खबरें शेयर की, मुल्तान से भी की, लाहौर से भी की। मतलब डिफरेंट सिटीज़ से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो शहरी बगैर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जाते हैं, इनसे राबते रखते हैं, वो जाली पासपोर्ट बनाते हैं, नुकसान अल्टीमेटली आप लोगों को खुद ही होता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर एहतियात करें। बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन के साथ जाएँ, और जो लोग बिल्कुल आपको लगता है कि ये रिलायबल सोर्स है, यहाँ से हमें पता चल सकता है या फिर हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यहाँ पर हमें जाना चाहिए, वहीं पर जाएं। क्योंकि अब फ्रॉड, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़े हैं, तो फ्रॉड की तरफ भी हम बढ़ते ही ज़्यादा चले जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें साथ साथ चलती जा रही हैं। थोड़ा सा होशियार हो जाए, जैसे हसनैन ने पहले ही आपको कह दिया था, होशियार हो जाए पासपोर्ट बनाने वाले। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब हनी ट्रैप के हवाले से, क्योंकि अभी आपने इसके हवाले से मैंने यहाँ पे होशियार किया, गजल आपको कहीं और अब मैं आपको मजीद होशियार इस तरह कर रही हूँ, क्योंकि मुल्क में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए शहरियों को हनी ट्रैप के जरिए भत्ताखोरी के रुझान में भी इजाफा हो गया है। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने फ्रॉड और फ्रीलांसिंग से बचाव की एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि मुल्क भर, बिलखुसूस पंजाब की बात अगर करूँ तो वहाँ सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड और फ्रीलांसिंग का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। और एडवाइजरी में ये भी खबरदार किया गया है कि फेक जॉब ऑफर्स के लिए शहरियों से ये कहा जाता है कि वो उनकी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। आपको कोई लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप पर, आप इस ग्रुप में शामिल हो जाएं, इस लिंक पर क्लिक करें, इतने लोगों को आप 15 लोगों को सेंड कर दें, इस तरह से आपको बहुत कुछ खुशियाँ मिलेंगी, आपकी जॉब हो जाएगी। और कल ही का मैं आपको वाकया बताऊँ, कल एक मैसेज आया मेरे फादर को और उसमें ये था कि आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको फ्री डेटा मिलेगा। मुझे और डिफरेंट, हाँ, मुझे परसों आया कि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप पता नहीं फेसबुक यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करें, हम आपको 18 से 20,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये देंगे। फिर आपके ऊपर, आपके पास ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि आपका 73,000 रुपया निकला है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। और फिर जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाएं व्हाट्सएप के, तो उन्हें इस तरह का गलत और आप ये कहें कि मवाद दिखाया जाता है, गलत पिक्चर्स होती हैं इस तरह की, फिर ब्लैकमेल भी किया जाता है। फिर एडवाइजरी के मुताबिक जो शहरी जितना भी फाश मवाद देखते हैं या फिर उनके खिलाफ रिएक्ट कर देते हैं, तो फिर उनको रिपोर्ट करने की धमकी देकर उनको ट्रैप कर लिया जाता है। और फिर इस तरह से ग्रुप में शामिल अफराद को कानूनी कार्रवाई की धमकियां भी दी जाती हैं और फिर 5 से 10 लाख रुपए बटोरे भी जाते हैं। एडवाइजरी में यह भी बता दिया है कि सिफारिश की गई है कि शहरी व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल्स और ग्रुप्स में शामिल किए जाने की सेटिंग एडजस्ट कर ले, प्राइवेसी लगा दें। आपको कोई भी ग्रुप में उस तरह से ऐड नहीं कर सकेगा जब तक आप खुद उस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे। और फिर व्हाट्सएप में, टेलीग्राम के जरिए आने वाली जॉब्स ऑफर्स जितनी भी हैं उससे भी आप मोहतात रहें। बिल्कुल ऐसी है, ये बहुत ही अच्छी खबर है जो कि गजल ने आपके साथ शेयर की। और अगर आप व्हाट्सएप में किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होने चाहते और आपको तरीका अभी तक नहीं पता, तो आप ग्रुप की सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद आप लिखेंगे माई कॉन्टैक्ट और वहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्ट। तो उसमें आपने तमाम तरह अपने कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके जितने भी मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, एक तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनको भी सिलेक्ट कर लेंगे तो कोई भी शख्स आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेगा। इनविटेशन आपको अपनी पर्सनल मैसेज पे आएगी जो कि व्हाट्सएप मैसेज होगा, और उसको आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद ही ग्रुप ज्वाइन होगा, उससे पहले ये ज्वाइन नहीं हो सकता। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अच्छी तहकीक है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है बकरी के दूध के हवाले से। हालिया तिबी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि बकरी का दूध पट्ठों की सोजिश कम करने और उनकी मजबूती बढ़ाने और सेहत बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। गाय के दूध से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तहकीक में साइंसदानों ने बूढ़े चूहों पर मुख्तलिफ अक़साम के दूध के असरात का जायज़ा लिया। तहकीक में देखा गया कि जिन चूहों को रोज़ाना दूध पर मुश्तमिल ग़ज़ा दी गई, उनके पट्ठों में सोजिश कम हुई और पट्ठों के रेशे मजबूत हुए। ख़ास तौर पर बकरी का दूध जो कम चिकनाई वाला, विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर होता है, उसने सबसे ज़्यादा मस्बत असरात दिखाए। और माहिरीन के मुताबिक बकरी के दूध में ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद हैं जो सोजिश को कम करते हैं, पट्ठों की नशोनुमा में मदद देते हैं और कुव्वत मदाफ़त, जैसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको बेहतर करते हैं। सो जिसके पास बकरी है
वो बकरी तो का वही दूध पिए तक तो गया। ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। आप जिस तरह से बता रहे थे इसमें कैल्शियम होता है, इसके साथ आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ए भी होता है। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि हमारे बड़े भी ये भी कहते हैं कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैंने बचपन में बहुत हाँ, पिया। अच्छा, इसलिए आपकी स्किन भी माशाल्लाह अच्छी है। Thank you. तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आप इसको दूध बकरी का पिएं। और साथ में ये भी होता है कि ये ना आपके हाजमे के लिए भी ज्यादा बेहतर होता है, ये बिल्कुल। जल्दी हाजम इम्यून हो सिस्टम जाता आपका है। बेहतर करता है। एग्जैक्टली गाय के दूध से ज़्यादा बेहतर बकरी का दूध होता है। लेकिन तो जिन लोगों के पास बकरियां हैं वो लोग तो भाई बहुत ज़्यादा फिर अमीर हो गए। और अब हम भी सोचते हैं बकरी रखने के लिए, एक बकरी रख है ना, लें, 20-25-30 हज़ार रुपए का खर्चा है आपका, या स्किन भी 50 अच्छी हो कर लें। जाएगी हमारी हाँ। मजीद। चले आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आलमी इदारा सेहत WHO ने खबरदार किया है कि चिकनगुनिया वायरस की एक बड़ी आलमी वबा फूटने का खतरा मौजूद है और इसके तदारुक के लिए फौरी तौर पर इक़दाम की भी ज़रूरत है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि WHO ने ये कहा कि वही इब्तदाई अलामात नज़र आ रही हैं जो 2 दहाई पहले एक बड़े वबाई फैलाव से कबल देखी गई थी और इस बार ऐसी सूरत हाल को दोहराना नहीं चाहते। और चिकनगुनिया एक मच्छर के ज़रिए फैलने वाला वायरस है जो बुखार, शदीद जोड़ों का दर्द होता है, फिर सर में दर्द होता है और इन सब जो है ये अलामात हैं इसकी अगर आपको इस तरह का मच्छर काट जाता है तो। और जो अक्सर इंतहाई तकलीफ दे भी होता है और बाज़ सूरतों में ये मोहलिक भी हो सकता है। WHO की माहिर ने यह बताया कि चिकनगुनिया की ये एक ऐसा मर्ज़ है जिससे ज़्यादा लोग वाकिफ़ भी नहीं है, क्योंकि लोग इसको समझते हैं कि आम सा मच्छर काट गया बस ठीक है इनफ। लेकिन अब ये दुनिया तक 119 ममालिक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तक फैल चुका है, वहाँ तक पाया जा रहा है और मुंतकिल भी हो रहा है, जिससे 5.6 अरब अफराद को खतरा लाहक हो चुका है। और WHO के मुताबिक चिकनगुनिया के अलामात डेंगू और ज़िका वायरस जैसी होती हैं, इसलिए तशखीस में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि लोग समझते हैं आम सा सर दर्द है, बुखार है, वॉमिटिंग्स आ रही हैं, इस तरह की सूरत हाल होती है। अगर अपने मुल्क की बात करें तो मुल्क भर में होने वाली जो हालिया बारिशों के बाद डेंगू वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र कौमी इदारा सेहत बराए सेहत NIH ने अहम एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और NIH की एडवाइजरी के मुताबिक पंजाब हो, बलोचिस्तान हो और शुमाली इलाकों में डेंगू केसेस भी बढ़ने का खदशा है और डेंगू वायरस गर्म और मरतूब मौसम में तेज़ी से फैलता है, ये भी आपको पता है। बिल्कुल ऐसे, और जिसकी वजह से बारिशों के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। और जिस तरह गजल ने आखिरी जुमला बोला ना कि आजकल बारिशों का सीजन है, आजकल मूनसून का सीजन है। अगर आम फेम कीड़ा मकोड़ा बाहर आ रहा है ना? आम फेम जुबान में कहा जाए तो ये सावन है और सावन में हर कीड़ा मकोड़ा बाहर आता है। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो घर में अगर आप देखेंगे तो आप असर से लेके मगरिब तक अगर ओपन एरिया में बैठते हैं तो आमतौर पे मच्छर ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये सावन का महीना ऐसा महीना है कि इसमें आप असर से लेके रात 12 बजे तक भी बैठेंगे तो आपको मच्छर काटते हैं, मच्छर आपको तंग करते हैं। सो आपने हिफाजती तदाबीर को नहीं छोड़ना, जो भी मॉस्पल वगैरह वो लगाना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पंखा है तो वो लगा दें, उससे भी मच्छर आपके करीब नहीं आएगा। तो ये 3-4 चीज़ें आपने करनी है इस चिकनगुनिया से बचने के लिए। ख़वातीन उज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक अच्छी खबर नहीं है, जिन लोगों की जेब से पैसे जाने, खैर उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर सियाती मकामात का रुख करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। हुकूमत KP ने नारान, कागान, झील, सैफुल मलूक समेत दीगर मकामात पर दाखिले से कबल एंट्री फीस लाजिम करार दे दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अब किसी भी सयाह को इन मकामात में बगैर फीस दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कागान वैली में बाकायदा तौर पर एंट्री फीस मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है और हसामाबाद के मकाम पर एंट्री फीस वसूल की जाएगी और इसका चेक पॉइंट होगा। फैसले के मुताबिक बड़ी गाड़ी के लिए 200 रुपये, छोटी गाड़ी के लिए 100 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 20 रुपये बतौर एंट्री फीस वसूल की जाएगी। लेकिन मकामी अफराद को इस फीस से इस्तिस्ना हासिल होगा। दस्तावेजात के मुताबिक एंट्री फीस से हासिल होने वाली आमदन महाना लाखों रुपए तक पहुंचने की तवक्को है, जिससे ना सिर्फ कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की माली सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि जो सयाह हैं उनको मजीद बेहतर सहूलियात भी फराम की जा सकती हैं। अच्छा, ये फैसला गवर्नमेंट की जानिब से इसलिए किया गया है ताकि थोड़ी सी जो ओवर क्राउडिंग हो जाती है वो कम हो जाए, अनमैनेज जो टूरिज्म होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जिन लोगों ने जाना है वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे, क्योंकि जो फीस है 100 और 200 रुपए, जाने वाले इतना खर्चा करके जा रहे हैं जो यहाँ से जाएगा उससे 15,000 तो वैसे ही खर्च करना है, तो उसे तो 200 दे देना है। लेकिन गजल बात यह है कि जो आखिरी लाइन मैंने पढ़ी ना कि इन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, तो खुदारा वो जो रोड है जो शोग्रान से ऑनवर्ड्स कागान तक जाती है उसको ठीक कर लें। खुदारा जो ऊपर ट्रैक जाता है झील सैफुल मलूक तक
उसको ठीक कर लें। आप 200 की जगह 500 भी वसूल कर लें, लेकिन जो फैसिलिटीज हैं कम से कम वो सयाह को दे दें, तो सयाह आपको इससे ज्यादा भी पैसे देने को तैयार है। एग्जैक्टली वो पैसे दे देंगे, जिन्होंने जाना है जिस तरह भी जाना है वो पैसे दे देंगे। लेकिन खैर ये हमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों में इस तरह की वैसे लेट हो गई है केपी गवर्नमेंट, ये अगर अप्रैल मार्च में करते तो अभी तक ये लाख रुपए इकट्ठे कर चुके होते। खैर आगे बढ़ते हैं जी कि लॉस एंजलिस आपको लिए चलते हैं, जहां पर कैलिफोर्निया से एक हैरत अंगेज और दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है। हॉलीवुड के फेमस अदाकार और डायरेक्टर सिल्वेस्टर स्टालोन की जिंदगी का एक यादगार हिस्सा आज भी जिंदा है। 1976 की बात करूं तो तब रिलीज होने वाली एक फेमस फिल्म रॉकी, उसको कौन भूल सकता है, सबको ही याद होगी। लेकिन क्या आपको ये याद है कि रॉकी के दो छोटे साथी, दो नन्हे कछुए, मैं बात कर रही हूँ कफ एंड लिंक की, कफ और लिंक की बात हो रही है यहाँ पे। ये दोनों कछुए ना सिर्फ फिल्म रॉकी में नजर आए, बल्कि सालों बाद 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म क्रीड 2 में भी जलवागर हुए। और हैरत की बात यह है कि ये दोनों कछुए आज भी जिंदा हैं और तकरीबन 50 साल के हो चुके हैं। 50 साल से ये जिंदा बूढ़े कछुए हो चुके हैं, बूढ़े कछुए। और सिल्वेस्टर स्टैलोन ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि उन्हें कुछ कछुओं को अब भी अपने साथ रखते हैं, इन दोनों को, और उनकी जिंदगी का ये खास हिस्सा है। ज़ाहिर टाइम काफी हो गया साथ लेके। बिल्कुल ऐसे, और ये एफिलिएशन काफी गहरी नजर आ रही है, और ये बड़ी मशहूर ज़माना मूवी थी जो कि बहुत से लोगों ने देखी है। और अब वो उन कछुओं को 2018 में उन्होंने बाद में भी देखा, 50 साल उनकी उम्र उस वक्त हो चुकी थी, अभी वो उससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे। तो कछुए भी अच्छी खासी उम्र लेके आते हैं और काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं। ये आज 50 साल के हो गए। हाँ, गज़ल की खबर से हमें ये मालूम हो सका। खबर नौज़ात, ये था हमारा सोशल स्टोरीज़ का सेगमेंट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेके वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा कि जाइएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दुनिया की भी, और फिर अपने मुल्क की भी बात साथ करेंगे, क्योंकि दुनिया में तेजी से फैलती माहौलियाती आलूदगी जो है, ज़ाहिर उससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। और उसको मद्देनजर रखते हुए धुआं यानी कि जो कार्बन का अखराज होता है, कार्बन अखराज करने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी बंदिश और पाबंदियों के बायस इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग दिया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा ऑटो गाड़ियां आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। और पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए नई एनर्जी पॉलिसी का भी ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF ने 100 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 14 अगस्त को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद का बाज़ाब्ता ऐलान भी करने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का आगाज भी हो रहा है। और दस्तावेजात में ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे पर 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि हुकूमत ने रवा माली साल 9 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है। और पहले मरहले में 2 साल में 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी तैयार की जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस करने के लिए हमारे साथ मसूद खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान ऑटो एसोसिएशन के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये करूंगा कि 100 अरब रुपए की ये सब्सिडी वाकई के आवाम तक पहुंचेगी, या फिर ये साबका पॉलिसियों की तरह आपको उस तरह से इम्प्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही? नहीं, देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया। देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दुनिया में जिन ममालिक में भी लॉन्च हुई है, वहाँ गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी दी है। इसकी बड़ी मिसाल जो है वो चाइना एक्सेल्फ है। चाइना के अंदर भी अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, उसकी जो प्राइसेस थी, उसमें उन्होंने कंज्यूमर को गवर्नमेंट ने वहाँ की डिस्काउंट दिया। इसी तरह गवर्नमेंट जब देखें एक न्यू इनोवेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इसकी अडॉप्शन तभी होगी जब फुल सपोर्ट होती है। तो गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी ला रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, स्पेशली 2 व्हीलर्स की बात हो रही है, तो 2 व्हीलर्स के लिए तो कंज्यूमर को एंड तक अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कंज्यूमर के लिए फिजिबिलिटी नहीं बनती। क्योंकि इस वक्त भी अगर इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल देख लें तो प्राइसेस बड़ी हायर साइड्स पे। दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, वो भी अभी इतना पायदार नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, तो चैलेंजेस बहुत है। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है सिंसियरिटी के साथ, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होगा एंड कस्टमर पे, तो एंड कस्टमर की वजह से शायद पेनिट्रेट हम कर पाए इस मार्केट।
बिल्कुल, लेकिन सर ये बताएं कि अब जिस तरह से हमने भी इब्तिदा में बात की ना कि 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी तैयार किए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इतनी तकनीकी सलाहियत और इतनी सनती सलाहियत है हमारे मुल्क में कि इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे और फिर प्रोवाइड किए जाएंगे? देखिए, दुनिया में दो बड़ी टेक्नोलॉजीज ने लास्ट 15 इयर्स में रेवोल्यूशंस ले हुई। एक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल और दूसरी है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो जापानीज यूरोपियन उन्होंने ज्यादा अडॉप्ट किया तेजी के साथ, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चाइना और अमेरिका ने बड़ा लीड दिया। और पिछले 15 साल में देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चाइना ने बड़ा पेनिट्रेट कर लिया पाकिस्तान दुनिया में, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो। इसी तरह पाकिस्तान में जब अभी हमने ईवी की पॉलिसीज की बात हुई शुरू हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 60 प्लस ईवी मोटरसाइकिल्स लाइसेंस इजरा किया है। तो इसका मतलब है कि 60 डिफरेंट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में असेंबल करेंगे और अपनी ये गाड़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए देंगे। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान अभी नहीं बना रहा। इन फ्यूचर शायद हम अभी अगले 4 साल में शायद इस तरफ इस पोजीशन में आए, ये सारा इंपोर्टेड होगा। इंपोर्टेड इसमें जो दो बेसिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में एक इलेक्ट्रिकल बैटरी और उसका कंट्रोल पैनल है, तो ये अभी हम इंपोर्ट ही करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे कोई किसी का शुबा नहीं होना चाहिए। ये इंटरनेशनली रिनोन कंपनी से ये लोग लेंगे, पाकिस्तान में असेंबल करेंगे, तो इसकी वर्थ है। और मशहूर साहब, अभी तो हम बाइक्स की बात करें, लेकिन हम 4 व्हील की तरफ या फिर गाड़ियों की तरफ कब तक शिफ्ट होंगे और उनको भी यहाँ पे असेंबल करना स्टार्ट करेंगे? ठीक है, हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तमाम तर पार्ट्स, लेकिन हमें उस तरफ भी तो जाना चाहिए। जी देखिए, दो चीजें। एक तो आप ये जरा सा देखें, तो पाकिस्तान क्योंकि एक हायर एंड कंट्रीज में नहीं आता, एक लोअर एंड कंट्रीज या मिडिल डेवलपमेंट कंट्रीज में आता है, और उसके जो चैलेंजेस है वो डिफरेंट हैं। जहां तक 4 व्हीलर्स की ताल्लुक है, तो 4 व्हीलर के ताल्लुक में अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि हम कहें कि हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे 4 व्हीलर्स में। हाँ, जो सेगमेंट्स पब्लिकली हम कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो वही 2 बड़े सेगमेंट है, एक 2 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हम इसमें अगले 5 साल में कोई परफॉर्म कर पाएंगे तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की 4 व्हीलर में कोई गुंजाइश बनेगी। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो इस वक्त 4 व्हीलर की प्राइसेस हैं वो बड़ी हायर साइड में, और पाकिस्तान में जो 4 व्हीलर का मार्केट साइज है ना, वो ऑलरेडी बड़ा श्रिंक है। हम देखते हैं कि जो हमारा बेस्ट ईयर है पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो 2017-18 जिसमें हमने 2 लाख क्रॉस किया, हमने 22-23 जिसमें हमने 2 लाख क्रॉस किया। तो ये जो पीरियड है ना, ये बड़ा कम वक्त मिला है हमें, और अभी तक हम कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं बनाए। 2 या 2.5 लाख की मार्केट में मैं नहीं समझता इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपनी कोई बहुत बड़ा पोजीशन ले पाएगा, या किस जगह पे ले सकता है वो 2 व्हीलर है। 2 व्हीलर्स में मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान की 2+ मिलियन की वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में आप थोड़ी बहुत अपनी जगह लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की अगर बनाने में कामयाब होते तो ये भी बड़ी अचीवमेंट होगी। मगर जैसे मैंने कहा कि आपको देखिए 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं मोटरसाइकिल में या किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, उसकी बैटरी है और उसका कंट्रोल पैनल है। ये चीज पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिस तरह से सब्सिडी दी जा रही है, जिस तरह से सब्सिडी IMF जहां हमें लोन नहीं देता, हमें बड़ा रुलाता है, और वो सब्सिडी देने के लिए अच्छा, आपने सर अब IMF की बात, IMF से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। जब तक आप अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट नहीं कर पाएंगे, आप बाहर से ही खरीदते रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब IMF की बात आपने भी की है। मुझे ये बताइए, जो अब ये जो सब्सिडी मिली है, क्या अब ये शराइत के बगैर ही है या इसमें भी कुछ इस्लाहात हैं? जैसे बहुत सारी चीजें पसे पर्दा है, उनको पर्दे में रहने दीजिए। अच्छा सरे हम तो कहते हैं सरे दीवार लिख दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। अच्छा मशहूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान में गाड़ियों के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो गाड़ी को एज ए एसेट ही तस्वुर किया जाता है। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी डेप्रिसिएशन के हवाले से बताइएगा किस तरह की होगी। फिर अगर पाकिस्तान के हालिया माहौल की बात की जाए तो सर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में अफोर्ड नहीं कर सकते, सो किस तरह से वो कंपैरेटिव मार्केट हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी EV व्हीकल्स की? देखिए, पाकिस्तान में मैंने कहा ना चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि हम एक डेवलप कंट्री तो है ही नहीं, अंडर डेवलप कंट्री में हमारा शुमार होता है, और हमारे इंटरनल बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज तो आपके पास
इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, इसलिए मैंने फोर व्हीलर के लिए बड़ा चैलेंजिंग एयर कहा है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी और रोड नेटवर्क भी आएगा। जो शहर मेगा सिटीज हैं उनमें भी आप देखें तो कुछ शहर ऐसे हैं जिनकी सड़कें बड़ी अच्छी, बस कुछ शहर में तो आपकी सड़कें ना होने के बराबर है। ऐसी सूरत हाल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का रोड पे चलना जरा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सेंसिटिव है, इसमें सेंसर्स बड़े लगे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बड़े लगे हुए हैं। उनको मेंटेन करना, उनकी जाहिर है वो रिप्लेसमेंट नहीं होती, वो तो आप चेंज कर देते हैं ना, यानी कि रिपेयर नहीं होता, वो रिप्लेस हो जाता है। तो ये एक चैलेंज आएगा कंज्यूमर एंड पे। तो इसमें भी अभी गवर्नमेंट को जाहिर है फोकस करना पड़ेगा कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। जब तक इसको सिंसियर, इसलिए हमने दो सेगमेंट की बात की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें एक सिलेक्टेड वॉल्यूम है, एक सिलेक्टेड नेटवर्क होता है, एक रूट जिसपे आपको पता है कि इसी रूट पे चलनी है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं इमीडिएटली, और उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। और दूसरा है कि टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स एरिया। साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान, देखें अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो इतना बड़ा नहीं है जिसके मुकाबले में हम इंपोर्ट देखते हैं। तो ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना, ये बढ़ जाता है। हमें ये देखना है, जो मैंने अभी आपसे कहा था, R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। इसका मीन्स है कि अपने फॉरेन रिजर्व को सेव भी करें। ये नहीं है कि हमें सब्सिडी मिल रही है या हमें अपना लोन लिया हुआ है, उसी लोन में आप सब्सिडी ले रहे हैं, अब आपकी अपनी अर्निंग नहीं जनरेट हो रही। हमें जो फोकस करना चाहिए कि हमने अपनी अर्निंग करनी है ताकि हम फॉरेन रिजर्व को बढ़ा सकें। ये तो हाथ से निकल जाएगा फॉरेन रिजर्व, ये जितना हम देख रहे हैं, जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी उसमें ये हमारे लिए ये चैलेंज रहेगा। ये इकोनॉमिकल चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है। इलेक्ट्रिसिटी आपने कहा, इलेक्ट्रिक 15 साल में बिल्कुल हमने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर बहुत सारे सवालात थे अभी भी आपसे करने वाले, चूंकि वक्त की कमी थी आपसे नहीं हो सके। आपने ये तो नहीं बताया कि इस्लाहात मजीद क्या होंगी, लेकिन मुझे ये भी पूछना था कि क्या अब ये जो पॉलिसी है सिर्फ रिक्शे तक, बाइक्स तक ही महदूद रहेगी या आगे हम बसेस पर भी देखेंगे? लेकिन खैर, इस पर हम मजीद इन डिटेल सेगमेंट पर भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू फॉर टाइम। यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अडयाला जेल से एक नया बयानिया सामने आ रहा है जिसमें इमरान खान साहब ने अब अपने बेटों की खुद आमद की जो है उन्होंने अदम शिरकत का ऐलान कर दिया। कासिम और सलमान के हवाले से बात कर रहा हूँ, और इससे ना सिर्फ पार्टी में एक हलचल बची, बल्कि अगर अलीमा खान की बात की जाए और PTI के दीगर रहनुमाओं की बात की जाए तो उनके जो साबका बयानात हैं वो भी इसकी नफ़ी कर रहे हैं। ताहम अब तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का दावा है कि कासिम और सलमान पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। अब ये दावे इस तरह के चल रहे हैं, और जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एम्बिग्विटीज़ हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनके बयानात में अभी भी तजाद है। अब क्या 5 अगस्त को एहतजाज होगा, नहीं होगा, किस तरह का होगा, इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। बिल्कुल सवालात हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट अली इमरान खान साहब, अली इमरान मौजूद हैं, तर्जुमान PTI पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर हमें यही बताएं कि पहले एक बहुत हाइप क्रिएट की गई कि वो आएंगे, लीड करेंगे, तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अब अचानक से वापसी, और इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि वो वापस जा रहे हैं, उनके बच्चे नहीं आएंगे पाकिस्तान। इसकी क्या वजह है? क्या वही गिरफ्तारी का डर था जिसके हवाले से हुकूमत कह रही थी कि आएंगे गिरफ्तार कर लेंगे, या कोई और वजह थी? जी देखें, कतई कोई सबसे पहले बात तो यह है कि कतई गिरफ्तारी के हवाले से तो कोई ऐसी बात थी नहीं। इसकी तो मैं तरदीद कर दूं कि ना वो कोई डर की वजह से पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो अभी बिल्कुल यंग हैं, बच्चे हैं, और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके साथ रमूजो जो हैं पाकिस्तान की सियासत के, उससे वो बिल्कुल वाकिफ नहीं है। उन्होंने एक अटेम्प्ट की अपने वालिद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए। वो अमेरिका में गए, उन्होंने कांग्रेसमैन के साथ, सेनेटर के साथ मुलाकातें की, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोर्ट के हमारे केसेस कंडक्ट कर रही हैं, जिस तरीके से सजाएं दी जा रही हैं, जिस तरीके से 26th अमेंडमेंट के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन का और अदालती निज़ाम का हुलिया बिगाड़ा क्या, उसको उन्होंने वहाँ पर आगा गया। अब आ जाते हैं इस तरफ कि वो पाकिस्तान आएंगे कि नहीं। देखिए जी, पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनके पास नाइकॉप है। नाइकॉप का मतलब है कि आप ड्यूल सिटीजन हैं, यानी आपको वीजा के बगैर पाकिस्तान के अंदर एंट्री है। अब वो कब आते हैं?
वो 5 अगस्त से पहले आते हैं या 5 अगस्त के बाद आते हैं, वो खान साहब का एक बयान जो आया है उसने काफ़ी चीज़ों को वाज़ेह कर दिया। लेकिन मज़ीद ये देखने की ज़रूरत होगी, जब मैं खान साहब से मिलूंगा, मेरी आखिरी मुलाकात खान साहब से तकरीबन 1.5 महीना पहले हुई, उसके बाद मेरी खान अच्छा। साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही। ट्रायल्स के अंदर GHQ हमला केस और तोशा खाना में भी मैं खान साहब का मैं वकील हूँ, लेकिन अभी तक खान साहब से मुलाकात का हमें वो जो टाइम है वो नहीं मिल रहा, इजाज़त नहीं मिल रही। हम जाते हैं, हम जेल के बाहर खड़े रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये निज़ाम इतना गिर चुका है और उस जगह पर पहुंच चुका है कि जहां पर हमारी जो कानूनी हैसियत है उसको भी अब तस्लीम नहीं किया जा रहा। अब अच्छा, आते हैं 5 अगस्त के हवाले से। 5 अगस्त देखें जी, 5 अगस्त का जो खान साहब का जो कॉल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो तो होगा और इस दफा एहतजाज हमेशा की तरह पुरअमन होगा। लेकिन इस दफा हम इस्लामाबाद डी चौक की तरफ मार्च नहीं करेंगे, बल्कि एहतजाज जो होगा वो यूसी लेवल पे होगा, वो तहसील लेवल पे होगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, वो मेट्रोपॉलिटन लेवल पे होगा। लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होगा और वो किस तरीके से किया जाएगा, वो अभी तक उस पर मुशावरत जारी है। पार्टी उस पे अपनी जो है वो एक कंसेंसस डेवलप कर रही है एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में पार्टी उसका पूरा एक लाएमल दे देगी। लेकिन मैं यहाँ अली ये इमरान साहब, बताना क्या आप चाहूँ, समझते नहीं है कि इतना एक मौसर एहतजाज आप करने जा रहे हैं और आपके नज़दीक ये एहतजाज ही खान साहब की रिहाई या फिर मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए काफ़ी होगा? सो अभी 2-3-4 दिन बाकी हैं और अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं किया कि इसकी नौयत क्या होगी? देखिए जी, आज 30 है और हमारे पास 6 दिन बाकी हैं। जी। आपने देखा होगा कि जब भी हमने पहले पुरअमन एहतजाज किया, किस तरीके से हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। फिर 24 नवंबर किसी से ढका छुपा नहीं, किस तरह हमारे कारकुनों के सरों में गोलियां मारी गई और कितने लोग शहीद हुए, और वो जो ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा लोगों के घरों में घुसकर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मैं उसको दोबारा रिपीट, शायद लोग सुन सुन के भी आप उसको, लोगों के ज़हन-नशीन वो बात हो चुकी। तो इस दफा हमने ये कोशिश की कि हम जो एहतजाज है वो बिल्कुल ऑन टाइम, जब हम बिल्कुल एहतजाज के करीब होंगे तो हम बताएंगे कि हमारा एहतजाज का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा और एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। ये बात तो तय है कि इस दफ़ा जो हमारा एहतजाज होगा वो यूसी लेवल पे होगा, वो तहसील लेवल पे होगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और हर शहर जो है वो इस एहतजाज में शामिल होगा। लेकिन जो कोई, अगर हमने कोई बड़ा इवेंट करना है तो उसके लिए अभी मुशावरत जारी है, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ और जो ही वो डिसाइड होगा तो इंशाल्लाह हम मीडिया के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि हमारा एहतजाज पहले की तरह ही पुरअमन होगा। अगर इस दफ़ा हम एहतजाज में निकलेंगे और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, अगर हमारे सरों में लाठियां बरसाएंगे पहले की तरह और हमारा खून भी निकलेगा, तो आप यकीन जानिए कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो खून ज़दा सर हम इस कौम के, इस अवाम के सामने रखेंगे कि देखो हमने आपके हकूक़ के लिए जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद में हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम रहेंगे पुरअमन और पूरी कौम पे ये बात अयां हो जाएगी कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा 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 जब एहतजाज किया तो वो पुरअमन रही। अच्छा इमरान साहब, अभी आपने खुद की फरमा दिया है कि जो पंजाब में आपने जलसे के हवाले से दरख्वास्त दी है उसका कोई हवाले से भी तो पेशरफ्त उसमें नज़र नहीं आई, कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपका प्लान बी सामने आ गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गली में ये एहतजाज होगा। लेकिन अब इसके बाद सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं कि इसको लीड कौन करेगा? कासिम और सलमान तो नहीं है, फिर क्या खान साहब खुद अडयाला जेल से लीड करेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे, या फिर अपोजिशन अलायंस इसको लीड करेगा? इस हवाले से कुछ फैसला हो सका है? जी देखिए, जिस दिन इस सारे एहतजाज की बात हुई तो उस दिन मैं खान साहब के साथ जेल में था और कुछ काफी हजरात से जब खान साहब जेल में बात कर रहे थे तो खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि इस दफा जो एहतजाज होगा उसको बाहर 2 लोग देखेंगे, जिसमें उमर अयूब और सलमान अकरम राजा साहब होंगे, और मैं जेल से बैठ के खुद उसको ओवरसी करूंगा, यानी उस एहतजाज को मैं खुद देखूंगा। अच्छा। अब जबकि सिचुएशन ये है कि खान साहब से मुलाकातें तो इस वक्त उनका जो ट्रायल है तोशा खाना 2 का, उसमें भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है, सवाए कल एक हमारे वकील दोस्त जो ट्रायल कर रहे हैं वो जिरा के लिए अंदर गए और बाकी हम तमाम लोग बाहर थे और खान साहब की फैमिली भी बाहर थी। अब जो बाहर एहतजाज है उसको उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब देखेंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की भी कल एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई है कि तमाम जो सूबे हैं उनके जो सदूर हैं वो खुद जो एहतजाज है उसका प्लान दें और खुद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी तंजीमें हैं, डिवीजन लेवल पे जो उनकी तंजीमें हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट अच्छा करें। अली इमरान साहब, यहाँ पे एक पॉइंट मेरा ले लीजिएगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग या फिर यूसी लेवल के लोग या तहसील लेवल के लोग खुद ही प्लान देंगे
और उस प्लान के ऊपर अगर उस तरह से अमल दरामद ना हुआ और कहीं पे ये एहतजाज पुरअमन ना रहा तो जिम्मेदारी फिर सलमान राजा साहब की होगी या उन यूसी के या फिर तहसील के अहदेदारान की होगी, क्योंकि आखिर में हमने देखा है कि क़यादत फिर पीछे हट जाएगी कि हमने तो प्लान नहीं किया था। नहीं, आपने मेरी बात शायद पूरी सुनी नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने कल ये कहा कि तमाम सूबों के जो सदूर हैं वो खुद से, यानी जैसे पंजाब से हमारी आलिया हमजा साहिबा, आपने देखा होगा जब से वो पिछले 6 महीनों से चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है पंजाब की, तो आपको पंजाब में कोई 500 से जायद पुरअमन रैलियां निकली, जलसे हुए, मीटिंग्स हुई, और अभी भी पिछले गुज़िश्ता 15 दिनों में उन्होंने पंजाब के चारों रीजन्स में मीटिंग बुलाई लाहौर के अंदर, और चारों रीजन्स को एक प्लान दिया जिसमें डिस्ट्रिक्ट से लेकर नीचे की तंजीमें और टिकट होल्डर्स मौजूद थे। तो इस दफा का जो प्लान होगा वो भी इंशाल्लाह ताला इस दफा का प्लान आपका समझ आ गया है। जो भी आपका प्लान होगा मजीद इस पर भी हम मजीद आगे चलकर भी बात करते रहेंगे नेक्स्ट डेज में, क्योंकि अभी आपने खुद कहा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वतीन वज़ात। अब हम पाकिस्तानी रेयान सिद्दीकी, जिन्होंने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। पूरी दुनिया को हैरान किया। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। कभी अरफा करीम ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर उजागर किया और अब एक और पाकिस्तानी नौनिया रेयान सिद्दीकी ने उस रवायत को नई जिंदगी दी। रेयान ने 9 साल की उम्र में कोडिंग का आगाज़ किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने मोबाइल ऐप बनाकर धूम मचाई और 13 साल की उम्र में गूगल की जानिब से दुनिया के कम उम्र तरीन एंड्रॉयड डेवलपर का एजाज़ हासिल किया। और फिर कामयाबों के सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला इसी तरह से जारी रहा और 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से माइक्रोसॉफ्ट के सबसे कम उम्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर दुनिया के सामने आए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। थैंक यू सो मच रेयान सिद्दीकी फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि साल की उम्र से आपने आगाज़ किया, किस तरह का ये आपका जर्नी रहा, क्या कुछ आपने फेस किया, क्या कुछ चैलेंजेस थे, थोड़ी अपनी जर्नी तो बताएं। Perfect. Thank you so much, you guys, for having me. मेरी जर्नी शुरू हुई थी 9 से नहीं, उससे भी थोड़ा सा पहले, जब मैं 7 साल का था। मेरा इनिशियल स्टार्ट हुआ था, मैं फोटोशॉप से मेरा स्टार्ट हुआ था। अपनी फैमिली वगैरह के एडिट्स बनाना, तस्वीरें वगैरह बदलने का मुझे बहुत शौक था। आंखों का रंग बदलना, किसी पे 6 पैक ऐप डालना, गोरा करना, कोई फैमिली फोटोज एक्सेट्रा। तो वो इनिशियल इंटरेस्ट थोड़ा बहुत फोटोशॉप से खेलते हुए, कंप्यूटर्स वगैरह से खेलते हुए आहिस्ता आहिस्ता बड़ा, उसमें बेसिक छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाते हुए। मैं गेमें बहुत खेलता था, तो मेरा अपना गोल था, अपनी इंटरेस्ट थोड़ा 5 साल 8 साल 9 साल शुरू के जितने भी अर्ली स्टेजेस थे, अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। फिर उसके बाद जब मैं 13 साल का हुआ, आई बिकेम द यंगेस्ट एंड्रॉइड डेवलपर रिकग्नाइज्ड बाय गूगल। और फिर इसी तरह जर्नी चलती रही। 14 साल में मेरा हाई स्कूल खत्म हुआ, वन ऑफ द यंगेस्ट टू फिनिश हाई स्कूल। 15 साल की उम्र में आई जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। 16 में became the youngest software engineer in the world, and now I run my own software development company called Raytech. हम लोग software वगैरह बनाते हैं businesses के लिए, along with I teach people online as well on my free university. So That's that's very been great, रेयान। the मुझे path ये of बताइएगा कि इस सारे सफ़र में जिस तरह स्टार्ट में आपने बताया फोटोशॉप करना, पिक्चर्स के साथ खेलना, ये करना वो करना, तो इसमें आपने वो सीखने वाला अमल कब से स्टार्ट किया? जब से आपने कहा कि नाउ मुझे इसको सीखना भी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं से लोग सीखते हैं। कोई तो डायरेक्टली जाके यूनिवर्सिटी से, स्कूल से सीखते हैं, कोई यूट्यूब से सीखते हैं। सो वो अमल कब से स्टार्ट हुआ? वो मेरा हुआ इसी से साल शुरू में 7-8 साल की उम्र में। मेरी जो सोर्स होती थी वो होती थी यूट्यूब, गूगल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखना। मुझ में खुद में बहुत ज़्यादा शुरू बहुत इनिशियली कोई वो थी, मतलब बहुत इंटरेस्ट था चीज़ें वगैरह बनाने में। चीज़ें सीखने में इतना कम, बट उनको इस्तेमाल करने में, कुछ बनाने में। कोई मज़े की वेबसाइट बना दी रंग बिरंगी से, या कोई ऐप बना दी, तो उस चीज़ का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। फिर यूट्यूब, गूगल रियान, आप वेबसाइट्स वगैरह भी बनाते हैं, काम भी करते हैं, तो क्या अभी आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहे हैं जहां पर आप, जैसे फाइवर होता है या फिर दीगर, जहां से आपको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं? अगर ऐसा है तो आपने पहला ऑर्डर जब रिसीव किया तो कैसी आपकी फीलिंग्स थी? मेरा जो फर्स्ट मैंने फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट किया था, दैट वाज बैक इन, जब मैं 10 साल का था।
उस वक्त मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था एप्स, मोबाइल एप्स बनाने का लोकल बिजनेसेस के लिए। तो वो मैंने शुरू किया था, एक रेस्टोरेंट की ऐप बनाई थी यहाँ पे ब्रिटिश अच्छा। कोलंबिया, जहाँ पे मैं रहता हूँ कनाडा में। उनकी जो सबसे बड़ी मुस्लिम एसोसिएशन है, उनकी मैंने मोबाइल एप्स बनाई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, हमारे यहाँ पे 4 हॉस्पिटल हैं वैंकूवर कनाडा में, जो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं एमरजेंसीज के अंदर रेफरल्स भेजने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया। इस तरह करते करते द फीलिंग हैज़ बीन इनक्रेडिबल। शुरुआत हुई थी छोटी उम्र में, एक लोकल बिजनेस को कॉल की उनके लिए कि भाई आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, मेरे वेबसाइट्स बनानी आती हैं, ये मैंने बनाई हैं। इस तरह स्टार्ट हुआ, फिर करते करते नाउ वी वर्किंग एट एन एंटरप्राइज स्केल। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और आप इस वक्त वैनकूवर में, जैसा आप खुद बता रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर भी आपका वहीं पे मौजूद है। और सेकेंडली मुझे ये भी बताइएगा कि अब आपका जो सॉफ्टवेयर हाउस है, इसमें आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने वेंडर्स को या फिर जिनको सर्विसेज चाहिए उनको? जो मेन हमारी सर्विसेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सो एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू नीड, मोबाइल सॉफ्टवेयर, वेब सॉफ्टवेयर, एनी एआई ऑटोमेशंस, कोई भी चीज़ जो आपको डिजिटल चाहिए, हम लोग वो आपके लिए फुल एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपके पास सिर्फ आइडिया होना चाहिए, हम आपके साथ मिलकर उस पर काम करेंगे और उस आइडिया को असल ज़िंदगी में लाएंगे। वीव ऑल्सो वर्कड विद, यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री है ऑफ टूरिज्म इन वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने एक टूर गाइड ऐप भी बनाई ब्रिटिश कोलंबिया में। सो यहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स आते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सो दे कैन ऑल मैनेज देयर टूर्स ऑन अ मोबाइल ऐप दैट आवर माय कंपनी बिल्ड। तो रियान, मुझे एक तो बताइएगा, ये जो आप बता रहे हैं टूर गाइड ऐप, इस हवाले से कैसा रिस्पॉन्स है सबका, ये भी बताइएगा। दूसरा ये भी ऐड कीजिएगा कि जाहिर है अब आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, आपका एक बड़ी तादाद होगी जो आपके साथ टीम वर्क काम कर रहे होंगे। फैमिली की सपोर्ट आपको किस तरह से थी और अभी किस तरह से आपका फीडबैक है फैमिली की तरफ से? फैमिली की सपोर्ट शुरू से थी द बिगेस्ट थिंग। हमारी फैमिली में कोई है नहीं एज सच जिसका कोई टेक बैकग्राउंड था, लेकिन एक चीज़ थी मेरे पापा में, मेरी मॉम में, सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स में, कि उनमें एक ट्रस्ट था और यकीन था, और वो लोग मुझ में इन्वेस्ट करने को तैयार थे, अपना टाइम, अपनी अटेंशन, अपनी सपोर्ट। जब मैं छोटा था मेरे डैड ने अपना मुझे कंप्यूटर दे दिया, मतलब खुद, कि भाई ये लो तुम, मैं 7 साल का था उस वक्त, ट्रस्ट किया। कि भाई ये कंप्यूटर है तुम्हारे पास, लाइक दिस ब्लाइंड ट्रस्ट, कि भाई हमें पता है तुम इसके साथ अच्छी चीज़ें करोगे, एंड देन जस्ट दैट ट्रस्ट सपोर्ट पूरे मतलब अभी तक। सही। ठीक हो गया। अच्छा रेहान, आपने खुद बात की एआई के हवाले से कि एआई के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, आप अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं, सो अब मुझे बताइएगा कि ऐप डेवलपर भी कुछ ऐप्स इस तरह की बनाने शुरू हो चुके हैं कि जो एआई के साथ ही खुद ब खुद वो अपडेट्स भी और इस तरह की चीज़ें होती जाएंगी और उनका काम और आसान हो जाएगा? यस या इसके दो दो हिस्से हैं। एक डेवलपमेंट साइड से, कि अब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टूल्स आ गए हैं जो आपको मदद करते हैं चीज़ों को तेज़ी से बनाने में। कि जैसे पहले अगर मैं खुद से सोचूंगा कि मेरी ऐप्स किस तरह लगें, अब मैं एआई इस्तेमाल कर सकता हूँ उसका थोड़ा सा मॉकअप्स वगैरह जनरेट करने के लिए। अगर पहले मैं कोई छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना है, खुद से बनाने के बजाय मैं एआई से बनवा सकता हूँ कि मेरा डेवलपमेंट टाइम तेज़ हो। जो दूसरी साइड है, जो कस्टमर फेसिंग वर्ल्ड है, उनके लिए ये है कि अब आपके पास ये लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, आपके विजन मॉडल्स होते हैं कि आप तस्वीर नहीं किसी चीज़ की, वो आपको उसके बारे में बता देगा। इन सबको भी कोई इंटरफेस चाहिए, मतलब जिससे लोग इस्तेमाल करें। जैसे अब चैट जीपीटी है, वो भी अब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ऐप पे जाते हैं, फिर इस्तेमाल। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है डेवलपर्स के लिए कि अब जितने भी नए एआई मॉडल्स आ गए हैं, लोगों को अब एक इंटरफेस चाहिए उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, अब वो ऐप हो, वेबसाइट हो, कुछ भी हो। सो देयर इज इमेंस पॉसिबिलिटी। तो रियान, ये बताएं कि आप अपनी स्किल्स को किस तरह से शेयर कर रहे हैं तमाम तर बच्चों के साथ जो इस फील्ड पे आना चाहते हैं, थ्रू यूट्यूब या फिर कोई और अनदर प्लेटफॉर्म है? मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन जो मेरी मेन सबसे बड़ी एफर्ट है वो है मेरी ऑनलाइन फ्री यूनिवर्सिटी, टेक मास्टर्स इंस्टीट्यूशन के नाम से। सो दिस इज अ फ्री कम्युनिटी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप मेरी वेबसाइट पे जाएं rehansiddiqui.com, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा, या कोई भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप बस रेहान सिद्दीकी लिखें। इट्स अ फ्री कम्युनिटी, यहाँ पे आप आए, 5 साल के हों या 50 साल के हों, आपका कोई भी इंटरेस्ट है टेक में, मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह टेक्नोलॉजी से स्किल सीख सकते हैं अर्निंग सिस्टम्स बनाने के लिए, टेक इस्तेमाल करके, एआई इस्तेमाल करके। फुल उसमें सारे कोर्सेज हैं, फ्री कम्युनिटी है, आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। मेरे नेटवर्क से बहुत सारे लोगों को, जो इतने मैंने साल यहाँ पे गुजारे, मैं जानता हूँ, कोई गूगल पे काम करता है, कोई बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो सब कम्युनिटी में मौजूद है। आपको कभी भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, सब वहाँ पे हैं। हर वीक हमारी Q&A कॉल्स होती हैं, आपके पास लाइव कोई आपके पास मसला है आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा लोगों के पास मसला आ रहा है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है ऑनलाइन, गूगल पे, यूट्यूब पे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई है नहीं आपको गाइड करने के लिए।
So that's my biggest effort, Tech Mass Institution. आप लोग riansiddiqui.com पे जाएं. So I try to be a guiding force कि भाई जो चीज़ें मैंने इतने सालों में सीखी, अब मैं लोगों को फोकस कर सकता हूँ कि भाई आप ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखें, अब आप उससे भी तेज़ी से अब तरक्की कर सकते हैं. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा रेयान, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने पिछला सवाल भी एआई रिलेटेड किया था, ये भी थोड़ा सा उसी रिलेटेड करूंगा, बिकॉज यू आर इन राइट नाउ सिटिंग इन कनाडा। अब एआई के हवाले से पाकिस्तान में भी इस तरह की तशवीश पाई जाती है कि अगर इसका बहुत बेदरगी इस्तेमाल किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ये काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देगी। क्या इस हवाले से वहाँ पे भी कंसर्न्स पाए जाते हैं जहाँ पे आप बैठे हुए, और कोई पॉलिसीज इस तरह की बन रही हैं कि जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को खतरा ना पैदा हो सके एआई से? ह्यूमन रिसोर्स को ऑब्वियसली आपका ख़तरा रहेगा, जैसे डिज़ाइनर्स हो गए फॉर एग्जांपल। अब एआई से आपका कोई भी बैठे हुए बच्चा तस्वीरें जनरेट करता है, लोगोज बनाता है, ये वो, लेकिन आपके पास जो अभी एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो रिप्लेस होंगी, लेकिन अब फिर नई जॉब्स बनेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान पिछले 1000 सालों से एक ही काम करे जा रहे हैं। अब जैसे न्यूज़ एंकर्स हैं, ये चीज़ नहीं थी 1000 साल पहले फॉर एग्जांपल, या कोई व्लॉगर हो गया, मतलब इस टाइप के काम, या कोई पॉडकास्टर हो गया। तो आपका ऑब्वियसली आपके कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ जॉब्स आपकी रिप्लेस होंगी शॉर्ट टर्म में, लेकिन जो एआई से लोग अब बनाएंगे सॉफ्टवेयर टूल्स, नए प्रोडक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, वो फिर और नए किस्म के काम करेंगी। अब जैसे अब लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, अब ये चीज़ आप 100 साल से पहले सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह पॉसिबल है। सो हमारी यहाँ पे कनाडा में भी, आई थिंक ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन अब लोगों को इस पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई अब आप तेज़ी से इसको सीखें कि अब आप अपनी खुद अपॉर्चुनिटी इसके थ्रू। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह हसनैन ने भी ये बात की कि ह्यूमन रिसोर्स को तो खतरा रहेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इस दौर में कि एंकर्स तक आ चुके हैं एआई वाले, जो बाकायदा न्यूज़ भी पढ़ते हैं और सब कुछ। लेकिन अब ये बताएं कि अब आप इस बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करने का भी सोच रहे हैं, टूल्स, मज़ीद कोई वेबसाइट्स भी जनरेट करने के हवाले से काम चल रहा है? यस, आई थिंक जो मेन चीज़ आई थिंक जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो यही है कि किस तरह लोग एआई को इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको कोई कंप्यूटर साइंस की, ना आपको कोई बड़ा बैकग्राउंड की ज़रूरत है, ना ज़्यादा एक्सपीरियंस, ना फॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बट अब पूरी दुनिया अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो मेरी बेस्ट एफर्ट है कि किस तरह अब आप ये टेक्नोलॉजी टूल सीख सकते हैं बगैर किसी यूनिवर्सिटी जाए हुए, या मतलब आपके जो कोई डीप आपका कोडिंग एक्सपीरियंस हो, उसके थ्रू आप मतलब इनसे किस तरह अर्निंग सिस्टम्स कमा सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बना दें जो आपका एआई चला रहा है फॉर एग्जांपल, या आपका एआई के थ्रू कोई ऐप बना दें, आपके पास कोई आइडिया था, कोई आइडिया जो लोगों को अपनी दवाएं लेने का रिमाइंडर दे, नोटिफिकेशन कि भाई आपकी दवा इस टाइम पे ये आपने लेनी है फॉर एग्जाम्पल। तो अभी मेरी जो बेस्ट एफर्ट चल रही है इसी पे चल रही है, और ये सारे टूल्स वगैरह हर चीज़ मेरी कम्युनिटी में मौजूद है। तो आप लोग जाएँ riansiddiqui.com, यू कैन जॉइन इट फॉर फ्री। अच्छा रेयान, आखिर में मुझे बताइएगा कि आप पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में आके आपने कुछ एआई के हवाले से या फिर वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट के हवाले से कुछ काम करना है आपने इन फ्यूचर? एरियाज हैं जिसपे मैं मेन ट्रेनिंग्स पे, ये पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर किया जाए टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते पे। और फिर जो दूसरी चीज़ है मैं करना चाह रहा हूँ कि जो बाहर के इंटरनेशनल लोग हैं उनका स्कोप पाकिस्तान पे जाए। तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, टूरिज्म एक होगी, जैसे अभी हम लोग, मेरी कंपनी टूरिज्म ऐप पे काम कर रही है, जो पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर और बूस्ट करे, आपके लिए एक्सेसिबल बनाए ट्रैवल। उसके साथ साथ लोगों की बेसिक टेक एजुकेशन, कि पाकिस्तान से अब आप रिक्रूट करें सबसे टॉप टैलेंट जो हाईली ट्रेंड हो एआई टूल्स में, सबसे लेटेस्ट कोडिंग टेक्नोलॉजीज में, हर चीज़ में। सो आई थिंक हेल्थ सेक्टर में भी कभी कुछ मेरी वहाँ पे चल रही है डिस्कशंस, पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम को थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने के लिए। तो आई थिंक पाकिस्तान इमेंस पोटेंशियल, एंड आई थिंक विद द राइट पीपल, राइट माइंडसेट, वी कैन डू एनीथिंग। वंस अगेन रेयान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन आपके साथ रही है अबाउट वेबसाइट्स, अबाउट एआई, अबाउट चैट जीपीटी, और इस तरह से जिस तरह से आपने कहा कि आप फ्री भी से हैं बच्चों को, तो ये एक बहुत बड़ा आपकी कहें कि सदका जारिया भी है कि जिन लोगों ने सीखना है, जिनकी हर्डल्स होती हैं, उनसे रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी बात है ये। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब बात करेंगे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले एक तालिब इल्म की। पहली बार पाकिस्तान के किसी स्टूडेंट ने बैनुल अक़वामी साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है।
सिद्दीक पब्लिक स्कूल के अब्दुल राफे पराचा ने फिलिपाइन में होने वाली इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में शानदार कारकर्दगी दिखाकर मुल्क का नाम रोशन किया। ये कामयाबी ना सिर्फ उनका फ़ख्र है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक तारीखी लम्हा है कि हमारा स्टूडेंट इतने बड़े मुकाबले में जाके इतना बड़ा कारनामा कि उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बिल्कुल एग्जैक्टली और इसी के लिए हम अब्दुल राफे से ही जान लेते हैं। मिस्टर अब्दुल राचा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा राफे, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है ये एक प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए भी, नेशन के लिए भी, तो किस तरह से आपके इस जर्नी में आपके चैलेंजेस आए, आपने इसको फेस किया और फिर इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान की इस तरह से नाम रोशन करना यकीनी तौर पर एक बहुत प्रेशर भी होता है, तो ये थोड़ा सा बताइएगा क्या जर्नी रही आपकी। यकीनन सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की ही दौलत से ये मेडल आया, सब कुछ हुआ। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने न्यूज़ चैनल पर मुझे इन्वाइट किया। ये असल में हमारी एक जर्नी का स्टार्ट कहाँ से होता है कि ये क्यास और HEC है हमारे, इनका एक जॉइंट वेंचर है जिसे हम कहते हैं स्टेम करियर्स प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क में वो कॉम्पिटिशन टेस्ट होस्ट करते हैं। बेसिकली उस टेस्ट के तहत वो बच्चे लेते हैं जो टॉप के हमारे हैं स्टूडेंट्स, उन टॉप के स्टूडेंट्स को फिर सिलेक्ट करते हैं, पहले 50 फिर 15, फिर एंड पे जाके वो 4 की टीम एक होती है जो हर सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान को जाके बाहर मुल्कों में। सब ये पाकिस्तान की टीम्स बनती हैं। मैं फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में गया हूँ, फिजिक्स की अलग टीम है, केमिस्ट्री की अलग टीम है। तो वो सारी टीम्स जाके पाकिस्तान को ऑन द इंटरनेशनल स्टेज रिप्रेजेंट करती है। तो कैसा प्रोसेस? हाँ, आप कुछ बता रहे थे, सॉरी। नहीं बस मैंने आपको बेसिकली सेक्शन का ही प्रोसेस बता रहा था इसके। अच्छा, तो अगर बिग थैंक प्रयास एंड HEC फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट इन फर्स्ट प्लेस कि हम सिलेक्ट हुए, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, बायो की बात की जाए तो बायोलॉजी में आपका शुरू दिन से इंटरेस्ट था या फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ? क्योंकि हम तो अक्सर सुनते हैं कि बायो इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट और इससे लोग दूर भागते हैं। आपने तो इसी में गोल्ड मेडल ले लिया। नहीं, वो यकीनन बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोग कहते हैं कि भी कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ लें, इंजीनियरिंग पढ़ लें। बायो मुझे शुरू से शौक है अल्हम्दुलिल्लाह कि बस चीज़ों जानदारों के अंदर घुसना, वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते। तो यकीनन ये एक इंटरेस्ट है जिसने मुझे इसमें ये अचीवमेंट करने में हेल्प यकीनन दी है, क्योंकि शुरू से एक शौक हो अगर एक बंदे को चीज़ का तो वो फिर चीज़ करना भी आगे उसके लिए आसान हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक है। मेरे कॉलेज ने मुझे इस शौक में बड़े सपोर्ट किया है। मेरे स्कूल कॉलेज में सिद्दीक पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का ही तालिब इल्म हूं, तो उन्होंने शुरू से मुझे इस शौक की सपोर्ट भी बहुत दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अच्छा राफे, क्या ये आपकी एक्सपेक्टेड विक्ट्री थी या आप सरप्राइज हुए? क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पर जाना और फिर उस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करना, हाउ डिड इट फील? अब जो हमारे होते हैं ये ओलंपियाड्स, एक बात है कि ये जो है अराउंड जो अब मेरा ओलंपियाड हुआ फॉर एग्जांपल, ये 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड था एंड इसमें 80 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, 80 प्लस अराउंड। सो लाइक 80 कंट्रीज के वो भी सारे टॉप तालिब इल्म हैं यकीनन, इसी वजह से उनकी कंट्रीज उन्होंने भेजा है। सो बाहर आप जाते हैं तो इतना फियर्स कंपटीशन होता है क्योंकि सब कंट्रीज के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स आए होते हैं। तो एट दैट पॉइंट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ गोल्ड मेडल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल्स आते रहे हैं। मेरे वही एक्सपेक्टेशन थी उनमें से कोई एक आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी हुई, हमारा गोल्ड मेडल भी आ गया। पाकिस्तान का तारीख का पहला गोल्ड मेडल आया और वो पाकिस्तान के भी नाम रोशन हो गया इंटरनेशनल स्टेज पे कि पाकिस्तानी भी इस काबिल हैं कि वो जहाँ पे चाइना वाले गोल्ड मेडल लेते हैं, इंडिया वाले लेते हैं, तो पाकिस्तानी भी इस काबिल हैं कि वो गोल्ड मेडल ले सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। राफे, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हम अक्सर रोना भी रोते हैं और कहीं ना कहीं हमें इस तरह की खबरें भी मिलती हैं, हम देखते भी हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है बड़ा फरसूदा है। अब इस तरह के निज़ाम में माशाल्लाह से आप भी पढ़े और इस निज़ाम ने कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट किया इस गोल्ड मेडल में, मुझे ये बताएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप इसी निज़ाम से निकल के माशाल्लाह से पूरी दुनिया में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कराए। बिल्कुल जी जी, हमारा आपके लिए बात है, हम थोड़ा बहुत जरा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाते हैं मेरे ख्याल से कि पाकिस्तानी निज़ाम बहुत बुरा है ये वो। लेकिन पाकिस्तानी निज़ाम असल में हमारा वो सब कुछ उस साइड पे जाता ही नहीं ना। हमारा निज़ाम रहता है कि आप अपने करियर सेटअप करें, आप किताबों के अंदर रहें, जबकि इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये आपको दूसरी तरफ लेके जाते हैं कि आप चीज को देखें, उसे समझें, उसे एनालाइज करें, उसके अंदर से आप मजीद सवालात निकालें। सो उसने जो मेन मुझे सपोर्ट दिया है वो
निज़ाम से हट के मेरे जो अपना कॉलेज अगेन, क्योंकि हमारे कॉलेज में क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह जो आप देखते हैं ओए लेवल्स में फॉर एग्जांपल, तो उनके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे एफएससी स्टूडेंट्स या जो हमारे बोर्ड से गुजरते हैं। सो लाइक वो कॉलेज ने मुझे इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है। उसके अलावा ये भी अब देखें, प्यास एंड एचईसी हमारे निज़ाम में ही आते हैं जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, हमें लेके गए, हमें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। सो यकीनी निज़ाम ने भी हमारा साथ दिया, ऐसी बात नहीं, लेकिन देयर आर डेफिनेटली थिंग्स विच वी कैन इम्प्रूव ऑन। वो तो हमेशा ही हर जगह बेहतरी के चांसेस होते हैं। सही। लेकिन राफ़े, जो हसनैन ने आपसे बात पूछी ना, बड़ी वैलिड थी, मुझे इसलिए भी लगी क्योंकि जैसे उन्होंने ये बात तो कही कि बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं, बट आप यू आर इन वन ऑफ देम कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान इनफ सपोर्ट कर रहा है यंग साइंटिस्ट को, या फिर ठीक है अगर कर भी रहा है, आप एक मिसाल हैं, तो आप समझते हैं कि मज़ीद इसमें कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए मज़ीद बेहतरी के लिए? ओ यस डेफिनेटली, बिकॉज आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि देखें अब इन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया, पाकिस्तान का हमने नाम रोशन किया, पाकिस्तान का वर्ल्ड स्टेज पे एक बड़ी बात है कि गोल्ड मेडल आज का ना। तो हम हर साल स्टूडेंट्स जाते हैं रिप्रेजेंटेशन में, सब कुछ वही स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, प्रयास से हमें स्पॉन्सर करने हैं सब कुछ, उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन फिर आगे मेरी जो ख्वाहिश है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें जो मेरे क्लास फेलोज वगैरह हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, हमारी टैलेंटेड यूथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूथ इसमें नहीं आती कि एट दिस स्टेज जो मेरी एज है, स्टूडेंट्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर करियर्स। फॉर एग्जांपल ये करियर्स हम अपने सेटअप करें, फ्यूचर सेटअप करें, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में वही भी लोग छोड़ देते हैं अपने करियर्स फ्यूचर, विच आई थिंक इज अ सैड थिंग, क्योंकि आप को मुल्क की नुमाइंदगी के मौके नहीं मिलते। सो मेरे ख्याल से जो एक स्टेप लिया जा सकता है इसकी बेहतरी के लिए, का बहुत बेहतरी का होता है, और मेरे जो ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैं खुद अब इस स्टेज से गुजर रहा हूँ, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं मेरे आगे ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो हम जो टॉप 15 या टॉप 4 स्टूडेंट्स ये सिलेक्ट करते हैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए हमारी हुकूमत, तो उसूलन ये होना चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स को वो अब हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज खुद ऑन स्कॉलरशिप दाखिले दें, तो उन्हें अपने करियर की फिक्र ना हो, वो खुद अपने फुल मोटिवेशन से ये सब कुछ कर सकें, क्योंकि आजकल एंट्री टेस्ट जारी है, सब कुछ जारी है, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस उस पर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑल दिस, बिकॉज दे आर मोस्ट वरीड अबाउट देयर करियर्स, क्योंकि वो अनसर्टन रहता है आगे भी कि कोई पाकिस्तानी दाखिला देती है या नहीं। सो मेरा यही एक पॉइंट होगा कि आपने अगर एक सिलेक्ट कर दी है टॉप 15 टॉप 4, तो आप उन्हें हाथों हाथ लें अपनी यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज दे आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो ऑब्वियसली दे आर गुड इनफ दैट दे शुड बी इन योर टॉप यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा राफे, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, ये आपकी बिल्कुल आपके इदारे की भी इसमें एफर्ट होगी, आपकी फैमिली की एफर्ट होगी, आपके टीचर्स की एफर्ट होगी, लेकिन आपकी एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी इसमें शामिल है। अब मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी किया होगा, लाजमी बात है किसी ने सिल्वर लिया होगा, ब्रॉन्ज लिया होगा, आपने ज़्यादा एफर्ट किया, आपने गोल्ड ले लिया। क्या उनसे हम अपने तालीमी निज़ाम को कंपेयर कर सकते हैं? आपको वो ज़्यादा इक्विप लगे हमारे निज़ाम से? देखिए ये सवाल अच्छा है बहुत। देखिए बात यह है कि हम पाकिस्तान एटलीस्ट बायोलॉजी ओलंपियाड में 2006 से हिस्सा ले रहा है, एंड 2006 से हम हिस्सा ले रहे हैं, तो अगर मेरा ख्याल है कि हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा है, लेकिन अगर उनके लेवल पे होता जो बाहर के मुल्कों में है, तो हमारा बहुत पहले ये गोल्ड मेडल आ चुका होता। मेरा जो ख्याल है ये गोल्ड मेडल एट दिस स्टेज जाके आया, उसमें बस थोड़े बहुत फैक्टर्स प्ले किए हैं, ऐसा ही है। हम आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं उधर बाहर के मुल्कों के साथ बच्चों के साथ बैठा, तो उनके तालीमी निज़ाम उन्होंने मुझे साथ साथ डिस्कशन होती रही, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, उन्होंने अपने तालीमी निज़ाम मुझे बताए। उनके यहाँ हैंड्स ऑन अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो ये सब कुछ है ना, खुद से चीज़ों को करना, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। आप एक चीज़ किताब में पढ़ रहे हैं, वो आपको इंकरेज करेंगे कि आप खुद जाके उस चीज़ के बारे में सवाल पूछें, आप इंकरेज करें उसे, सब कुछ आप उस पर रिसर्च करें। तो हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से इस चीज़ की हमारे तालीम अच्छा राफे, मुझे जल्दी से आखिर में ये भी बता दें कि अब आपके नेक्स्ट क्या गोल्स हैं, क्या हदफ है आपका, नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं रिसर्च में, मेडिसिन में या किसी और फील्ड में? नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा जो ज़ाती शौक है एक, वो जिस वजह से मैं बायोलॉजी भी चुनी, वो मेरा यही बेसिकली ह्यूमन बॉडी ही है। तो मैं वैसे तो प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो इंशाल्लाह आगे जाके क्लिनिकल रिसर्च या मे बी मेडिसिन सर्जरी समवेयर अलोंग दीज लाइंस ही इंशाल्लाह मेरा
रुझान होगा। चलो जी, अल्लाह ताला अगर आपको आगे आपके जो फ्यूचर इंटरव्यूज है उसमें कामयाब भी करे। थैंक यू सो मच राफे, आपने हमें जो आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। पाकिस्तान का जो वो काफ़ी ब्राइट है जब हमारी मुलाकात आप जैसे नौजवानों से होती है। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। ज़ात आज एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आपके पास आए हैं और हर शख्स अब ये सोचता है कि किस तरह से हम अपनी इस बढ़ती उम्र को कम कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी अद्वियात दस्तयाब हैं जो कि एंटी एजिंग के लिए यूज़ होती हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि बुढ़ापे को रोकने में उसमें कामयाब होती हैं, नहीं होती, लेकिन दावे ज़रूर किए जाते हैं। लेकिन इनके पीछे हकीकत क्या है? क्या ये अद्वियात वाकई कारगर होती हैं या सिर्फ कारोबारी चाल है? आज हम ये जानेंगे और एंटी एजिंग जो इंडस्ट्री है इसके दावे, सच्चाई और इसके मुमकिन खतरात के हवाले से भी बात होगी। और बहुत ही स्पेशल मेहमान दो हमारे साथ मौजूद हैं जो खूबसूरत भी हैं। हाँ। और खूबसूरत क्यों, स्टैटिक्स की बात होती है तो खूबसूरती तो होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर लिया जी डॉक्टर अमल सईद साहिबा ने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड साथ ही हमें ज्वाइन किया डॉक्टर राफत खान साहिबा ने। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टैटिक फिजिशियंस हैं। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ राफत, तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से हसनैन अपने इब्तिदा में बात कर रहे थे कि एंटी एजिंग बहुत सारी अद्वियात हैं, क्या आप इसको रिकमेंड करते हैं? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते इनके? Anti-aging, not the medicine. We cannot reverse the aging, but we can kind of slow it down with the like oral medication वगैरह तो as such effective नहीं है, and we don't recommend that. But जैसे Botox है कि आप जो है उस चीज़ को whatever like the youth you have, you can maintain that. आप उसको जो है प्रोग्रेस होने से, एजिंग को प्रोग्रेस होने से आप स्लो डाउन कर सकते हैं. Not exactly like prevent it. We can't stop the time, but we can slow down and what you say is age gracefully, and probably slowly. So yes, there are things in the market that that can be used, but not oral medication or anything. There are only injectables and in the form of Botox. And then again there is maintenance of the skin कि आप अपनी जो है ना skin को maintain रखें, whatever youth you have, आप उस चीज़ को एक just kind of maintain the youth of your skin and maintain what how would you say it, just give me your input. Glow and freshness appearance के लिए आपकी अच्छी appearance, skin, yes. ठीक हो गया। अच्छा, बोटॉक्स का इन्होंने जिक्र किया, आजकल काफ़ी ज़्यादा रवाज हम देख रहे हैं, हर शख्स उसी तरफ जा रहा है। सो क्या आप समझती हैं कि इस तरफ जाना चाहिए, बोटॉक्स करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वो वाली बात होगी कि साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से भी बात करते हैं। बोटॉक्स देखें जी, अगर एक सही क्वालिफाइड बंदा कर रहा है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई फील पर्सनली जो आप अपने लिए कर सकते हैं। बोटॉक्स में सिर्फ हेयर इसका एंटी एजिंग में रोल नहीं है, बोटॉक्स और भी बहुत चीज़ों के लिए होता है। हमें सबसे ज़्यादा कॉमनली पता है कि हमारे मुंह पे रिंकल्स जो आ जाते हैं, गुस्सा करने पे यहाँ पे लाइनें आ गई, माथे पे लाइनें, आंखों के इर्द गिर्द आ जाना, ये सारी झुर्रियों को कम करेगा। वो तो इसका एक हेयर, और अगर वो आप सेफली कर रहे हैं, एक अच्छे इंजेक्टर के पास जा रहे हैं तो उसका बहुत फ़ायदा है। उसके फिर नुकसानात ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो हो जाएंगे। नुकसानात उसके हैं नहीं। नुकसान तब होता है अगर इनकरेक्ट तरीके से इंजेक्ट किया जाए, कोई गलत मसल टारगेट हो जाए तो उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी होता है। वो भी कुछ हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है फेड अवे कर जाता है। तो एक तो हमारे पास ये रिंकल्स के लिए बोटॉक्स का यूज़ आ जाता है। इसके बाद हमारे पास बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सीरियस इशू होता है माइग्रेन्स के साथ, जो हेडेक्स होती हैं, उसके लिए बोटॉक्स इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वो हम उसमें भी किया करते हैं। उसके बाद फिर बोटॉक्स और बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ गर्मियों में आजकल हमारा जिस तरह का मौसम है, कई लोगों को पसीना आने का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो हम उसके लिए भी बोटॉक्स एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, वो की जाती है। डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट अगर इसको सही तरीके से यूज किया जा सकता है। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि आप एक अच्छे सेफ डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिसकी टेक्निक ठीक हो। अगर इफ दैट्स डन करेक्टली, इसके एज सच डिसएडवांटेजेस, मतलब यहाँ पे भी आपने नीम हकीम खतरा जान उसकी तरफ नहीं जाना। नहीं जाना। These are injectables. I mean, you can't you can trust anyone. You need to pick your injector very carefully. अच्छा डॉक्टर राफत, मुझे ये बताएं कि चूंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो मुझे ये फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट करता है?
Not at all. It has nothing to do with the fertility. Basically, what it does is कि जो basically there are muscles in the and like different muscles हैं जिनकी contraction की वजह से आपको जो wrinkles आते हैं, तो ये what it does is कि उन muscles को temporarily paralysis करता है. ठीक है. Like these are the muscles which are pulling down your face or like around the eyes, like जिसकी वजह से आप जब squint करते हैं तो आपकी wrinkles आ जाती हैं. तो ये उन मसल्स को पैरालिसिस करता है. दैट्स इट, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फर्टिलिटी. एंड इसका जो है ना लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है. इट्स नॉट सिस्टेमिक. इट डजंट गो इनटू द ब्लड or it doesn't get like absorbed and like act at different places. It's just localized. जहाँ पे इंजेक्ट होता है वहाँ पे ये इफेक्ट करता है. अच्छा राफिद, मुझे ये बताइएगा कि जो पिछले सवाल के जवाब में अमल ने भी बताया था, हम देख रहे हैं कि मेंस सैलून में भी चले जाएं या फिर ब्यूटी सैलून में भी चले जाएं, वहाँ पे भी आपको एस्थेटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लेक्चर्स भी सुनने को मिलते हैं. वहाँ पे भी वो कहते हैं कि ये लगा लें तो आपको ये हो जाएगा, ये कर लें तो आपको ये हो जाएगा. सो ये ठीक है, करवा लेना चाहिए, या इसके लिए भी आपको उनसे सबसे पहले तो पूछना चाहिए कि क्या आपके पास रेलेवेंट डिग्री है नहीं है इस प्रोसेस करने के लिए, या फिर हम देखें कि बस सस्ता है तो करवा लें? बस करवा लें. No, बिल्कुल भी नहीं. Like they need to be qualified people to understand कि आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या है. जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, हाउ इट इफेक्ट्स योर स्किन, हाउ इट इफेक्ट्स योर बॉडी, उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं. तो नो, इन अ सैलून आई आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप जाके सैलून से कोई इस तरह की भी ट्रीटमेंट करवाएं. एंड नीदर दे आर लाइक दैट क्वालिफाइड. इट हैज़ टू बी अ क्वालिफाइड पर्सन लाइक हु ऑफर्स दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, नॉट जस्ट लाइक डोंट गो फॉर द चीप थिंग्स. सही. अच्छा डॉक्टर अमल, मुझे ये बताएं कि कौन सी एज बेस्ट है इस पे, और क्या आप रेकमेंड करते हैं कि किस एज की ख़वातीन को ये इस तरह से करवाना चाहिए? देखें जी, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स एज अ जनरल रूल ये होता है कि हमेशा जो लोग जिनमें माइल्ड से मॉडरेट एजिंग है, 3 ग्रेड्स हैं हमारे पास एजिंग के, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर. ठीक है. माइल्ड और मॉडरेट में लोग ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं. हम नॉन सर्जिकल की बात कर रहे हैं. सर्जिकल तो ऑब्वियसली फिर एडवांस्ड में हो गया. तो ये ज़्यादातर कहा जाता है कि जब आप 30s में एक दफ़ा जब आप आ जाते हैं तो आपके स्किन का कोलेजन डिक्रीज करना शुरू कर देगा. आपके आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत फाइन रिंकल्स एंड लाइंस जो इनिशियली इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन एज के साथ आहिस्ता आहिस्ता वही फिर एडवांस होकर आपके सामने आते हैं. बिल्कुल. तो अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स देगा. तो अगर तो एक 30s में कभी कभार लगता है कि ज़रा अर्ली है कि 30s में बंदा शुरू कर दे, लेकिन अगर मिड टू लेट 30s अगर आप ये चीज़ें शुरू कर देंगे तो योर स्किन हैज़ अ बेटर चांस कि वो ज़्यादा वेल मेंटेन रहेगी. क्योंकि एक दफ़ा अगर लाइंस रिंकल्स वगैरह आ जाए उनको रिवर्स करना ज़्यादा मुश्किल होता है. सो बेहतर ये है कि उनको आने से प्रिवेंट किया जाए. ठीक है. अगर हमारे पास एक 30+ ईयर्स की लड़की आके बोटॉक्स कराएगी या फिलर्स कराएगी या लिफ्टिंग कराएगी, उसके रिजल्ट बेहतर होंगे एज अपोज टू अगर हमारे पास कोई 60 ईयर्स की औरत आके करा रही है. बिल्कुल. तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है. लेकिन ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है. कई लोगों की स्किन जेनेटिकली बहुत अच्छी होती है, तो वो उनके पास और टाइम होता है कि वो अभी इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन ना कराएं. लेकिन जेनेटिक्स भी आपको एक खास एज तक हेल्प करती है. फिर एक एज के बाद एक एजिंग का एलिमेंट आपको हिट करता है. तो वो एक फिर पर्सनल वेरिएशन आ जाती है. लेकिन पर से 30+ ईयर्स पे लोग कहते हैं कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किन. ठीक हो गया. अच्छा, इन्होंने लिफ्टिंग की बात की है, तो लिफ्टिंग 30+ में भी लोग करवाते हैं, लेकिन अब इसका भी वही रूल है कि एक दफ़ा आपने अगर फेस अपना लिफ्ट करवा लिया है तो फिर आपको कुछ अरसे बाद फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा और उसको वापस आपको करवाना पड़ेगा. There are multiple things like जो कि एजिंग को इफेक्ट करती हैं. एक तो लाइक एज डॉक्टर अमल साहब के जेनेटिक्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और पर्सनल हैबिट्स भी होती हैं. I mean like good sleep, good hydration, good diet, like good nutrition, all these things are good for like a youthful skin. तो उसमें लिफ्टिंग का ये होता है कि like once like I mean like for instance like I get my lifting done right now and it will reverse my age at least like if it reverses like 5 years for instance, right? So I will be 5 years younger, Yes. So even after like if after 5 years again I need a lifting, but still like I won't be like my certain age. There will be like मेरे उसके वो subtract तो हुए होंगे ना year. So it's like it's not that like कोई भी चीज़ permanent नहीं है. Like we are talking about the non-surgical lifting and non-surgical treatments. They are not permanent, but like they do need repeated sessions. But like it kind of like reduces your age, definitely reduces your skin. एक छोटा सा सवाल और भी, इससे पहले कि गजल भी सवाल कर लें कि अगर आपने एक दफ़ा फेस लिफ्ट करवा दी और वापस नहीं करवाया
तो वो तो फिर रंग ज्यादा आता है। बुरा नहीं लगेगा? ना बिल्कुल ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। उसमें ये होता है कि बेसिकली जब पेशेंट्स जो हैं अपना फेस लिफ्ट करवाते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन लाइक व्हेन दे सी लाइक यूथफुल स्किन एंड लाइक दे फील लाइक बिट यंगर, उसके बाद जब लाइक वो जब उसके इफेक्ट वेयर ऑफ होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट फीलिंग लाइक कि ज़्यादा एजिंग हो गई है। ज़्यादा एजिंग होती नहीं है बट लाइक दैट्स हाउ लाइक फील इट, दैट्स व्हाट वी टेक लाइक बिफोर एंड आफ्टर 5 साल पिक्चर्स। पहले और 5 साल That's बाद। why we take before and after अच्छा। pictures always to compare. I mean, like to tell them like that's how you were, that's how you became, and now again like you're सही this. सही। So अच्छा अमन, मुझे ये बताएं, जिस तरह से राफित ने बताया कि आप इसके सेशंस होते हैं, तो कितने टाइम के बाद आपने सेशन लेना ज़रूरी होता है? सो अगेन जो फेस लिफ्टिंग में बहुत चीज़ें, जो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग है उसमें बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हम कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड के साथ ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें ये हाइफुआ थेरेपी वगैरह ये काफ़ी मशहूर है। उसमें यह है कि आप 1 या 2 सेशन जब तक आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आते हैं आप कराते हो और फिर आप यू गुड फॉर अबाउट 6 to 8 months। ठीक है। एक हमारे पास सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है इन नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, वो एंडोलिफ्ट के नाम से आ रही है, वो इंशाल्लाह अब हम ऑफर भी कर रहे हैं। उसमें क्या है कि लेज़र के थ्रू सारी जो हमारे प्रॉब्लम एरियाज हैं, चिन का एरिया हो गया, फेस के साइडों पे लोगों का फैट, टारगेट फैट जहाँ पे होता है, तो वो हम उसके थ्रू फैट को मेल्ट करते हैं और साथ स्किन को टाइट कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छी और बहुत एडवांस्ड और लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। वो अगर आप एक दफ़ा करा दो उसके इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक ही सेशन रिक्वायर्ड होता है। वो जब एक दफ़ा सेशन हो जाता है तो यू गुड फॉर अबाउट 1.5 year। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट वेरी करता है कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली ज़रूरत है, आप किस चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हो। सही हो गया। ये मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और ये आखिर में तो आपने कमाल ही बता दिया। अमल आपका बहुत शुक्रिया, रिफात आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज एंटी एजिंग के हवाले से डिस्कशन, और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और गज़ल के भी क्लियर हुए होंगे। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।